दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दीक्षा और अभिषेक के नाम। रात का दूसरा पहर दम तोड़ने के करीब था। मेरी उदास आंखें चांद को देखने में बिजी थीं। मैं बहुत ही घमंडी और स्वाभिमानी लड़की थी, लेकिन इस मोहब्बत ने मेरे घमंड को पैरों तले रौंद दिया था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी और ये कच्ची उम्र की मोहब्बत बड़ी पक्की होती है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है। मैंने गहरी सांस लेकर हवा के हवाले की थी। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। अचानक ही मैं खड़ी हो गई और छत पर टहलने लगी। रात का दूसरा पहर चल रहा था और मैं सबसे बेगाना अकेली अंधेरी रात में छत पर थी। वैसे तो मुझे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन आज मेरा डर कहीं दूर जा सोया था। शायद मोहब्बत का पहला पहला एहसास था, इसलिए हर चीज़ बुरी लग रही थी। मैंने अपनी आंखों को साफ किया और हिम्मत करके उस लड़के का नंबर डायल किया जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। पहली बेल पर ही फ़ोन नहीं उठा था। यकीनन वो सो रहा होगा। मुझे अचानक ही बेवजह गुस्सा आया था। मेरी नींद हराम करके वो ऐसे कैसे सो सकता था। ये सोचते हुए मैंने दोबारा उसके मोबाइल पर कॉल की और इस बार फ़ोन उठा लिया गया था। बहुत ही झल्लाई हुई आवाज़ मेरे कान से टकराई थी। क्या मुसीबत है? कौन इस वक्त मुझे फ़ोन कर रहा है? उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल बेकाबू होकर धड़क उठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। काफ़ी देर तक मैं खामोश रही और शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि किसने फ़ोन किया है। और अचानक ही उसकी संजीदा सी आवाज़ मेरे कानों में टकराई थी। कहने लगा, दीक्षा, किस लिए मुझे फ़ोन किया है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। अपने दिल, अपने दिमाग से इस ख्याल को निकाल दो। जो तुम मेरे साथ आज तक करती आई हो ना, ये उसी का छोटा सा ट्रेलर है। मैं दुनिया के सामने कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है। बस तुम्हारी जैसी लड़कियों के मुंह लगना मैं पसंद नहीं करता। मगर तुमने जानकर मुझे बदनाम किया, और जब मैंने वही लौट कर तुम्हारे साथ किया तो तुम मुझे इस पहर फ़ोन करके परेशान करोगी। अचानक ही वो गुस्सा होने लगा था, जबकि मेरे मुंह से अचानक ही सिसकियां निकल गई थीं। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। वो मुझे रोता महसूस करके कुछ देर के लिए खामोश हो गया था और फिर कुछ पल बाद उसने बस ये बोलकर मोबाइल बंद कर दिया कि देखो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया है कि तुम रो रो कर अपनी हालत का कसूरवार मुझे ठहराओ। अपने ऊपर गौर करो। तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है और चली हो एक लड़के से मुकाबला करने। ये बोलकर उसने मोबाइल बंद कर दिया था। मैं 17 साल की थी, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। अभी तो मेरा स्कूल ख़त्म होने वाला था। उसका मोबाइल बंद होते ही मैं छत पर बैठ गई थी। खुले आसमान के नीचे मेरी सिसकियां गूंज रही थीं। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपने दिल की हालत किसको बताती, किसको समझाती। शायद मैं नादानी कर रही थी या फिर कुछ और, मगर मैंने अपने आप को इस तरह ही बिखरने दिया था। मेरी आंखों में के सामने वो तमाम मंजर घूमने लगे थे जो उस लड़के ने मेरे साथ किया था और मैंने जो उसके साथ किया था। सारे दृश्य एक एक करके मेरी आंखों के सामने आने लगे थे। मेरी उम्र 17 साल है। मेरा नाम दीक्षा है और मैं क्लास 10वीं की स्टूडेंट हूँ। मैं और अभिषेक एक ही क्लास में पढ़ते हैं। भगवान की तरफ से मुझे हर चीज़ मिली थी, इसलिए घमंड अपने आप ही मुझ में आ गया था। मेरे पापा एक बहुत बड़े रईस आदमी हैं। हमारा ख़ानदानी कारोबार था, इसलिए हम ज़रूरत से ज़्यादा अमीर थे। और खूबसूरती भगवान की देन है। कहते हैं कि जब दौलत आती है तो खूबसूरती और नजाकत भी आ ही जाती है। यही हाल मेरा था। पूरा स्कूल मुझ पर मरता था, लेकिन मेरी घमंडी तबीयत किसी को भी मेरे करीब आने की इजाज़त नहीं देती थी। मैं क्लास 9वीं से ही लड़कों से बहुत दूर रहने वाली लड़की थी। ज़्यादा किसी को दोस्त बनाना मैं पसंद नहीं करती थी। मेरे ज़्यादा दोस्त मेरे टीचर ही हुआ करते थे। हर लड़के को मैं जूती की नोक पर रखना पसंद करती थी। 9वीं क्लास का पहला दिन था जब एक लड़का हमारी क्लास में दाखिल हुआ था। मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी हंसी मजाक में बिजी थी कि अचानक ही वो लड़का मेरी जगह पर आकर बैठ गया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया था। उसकी हालत ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो लड़का काफ़ी गरीब है। सस्ता सा बैग, बिना यूनिफॉर्म के वो लड़का बहुत ही गरीब घराने का लग रहा था। मगर एक बात थी, वो गरीबी में भी कयामत ढाता था। पहली बार किसी को देखकर मेरा दिल धड़का था, मगर मेरी अना ये गवारा नहीं करती थी कि कोई मेरी जगह आकर बैठ जाए। मैं 8वीं कक्षा से ही इसी जगह पर बैठती आ रही थी। फ़ौरन ही क्लास में शोर मच गया था कि दीक्षा की जगह पर कोई नया लड़का बैठ गया है।
सभी मुझे चिढ़ाने लगे थे, जबकि मैं एक पल में आग बबूला हो गई थी और फ़ौरन ही उस लड़के के सिर पर खड़ी होकर गुस्से से बोली थी, खड़े हो जाओ यहाँ से, ये मेरी जगह है और यहाँ पर सिर्फ दीक्षा बैठ सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। जबकि वो मुझे देखते हुए हैरानी से बोला, क्यों, क्या यहाँ पर आपका नाम लिखा है? जबकि उसकी बात सुनकर मेरा पारा एकदम से हाई हो गया था। ये इकलौता लड़का था जो मुझसे इस तरह बात कर रहा था। मैंने कहा, दिमाग जगह पर है तुम्हारा या मैं तुम्हारा दिमाग ठीक करूं? अचानक ही मैं गुस्से से चिंगारी थी, जबकि वो खामोशी से मेरी जगह छोड़कर खड़ा हो गया था। मैं समझी शायद वो मेरा मुकाबला करेगा, मुझे जवाब देगा, लेकिन उसने दोबारा मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया था। सब हैरान होकर उस लड़के को देख रहे थे और फिर अचानक ही मुझे लेकर बातें शुरू हो गई थीं कि उस लड़के ने तुम्हें मुंह लगाना जरूरी नहीं समझा। और भी अजीब अजीब बातें लड़कों के ग्रुप में हो रही थीं जो मेरा खून जलाने के लिए काफ़ी थीं। मैंने खून खौलती नज़रों से उस गरीब से लड़के को देखा था और सोच लिया था कि मैं इसकी ज़िंदगी हराम कर दूंगी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इंसान मेरे दिल की दुनिया किस तरह हिलाकर रख देगा। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरने लगा था। हमें 9वीं क्लास में 2 महीने हो चुके थे और जो हैसियत क्लास में मेरी थी, टीचर अब धीरे धीरे उस नए लड़के को देने लगे थे। एक तो वो रेगुलर था, दूसरा बहुत ही काबिल स्टूडेंट था। मुझे पता चला कि वो स्कॉलरशिप पर इस स्कूल में पढ़ने आया था, वरना उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि इतने महंगे स्कूल में पढ़ सकता। हमारी क्लास में जितने भी लड़के पढ़ते थे, सबके सभी निकम्मे थे, इसलिए लड़कियों और लड़कों में सबसे आगे मुझे ही माना जाता था। मगर जब से ये लड़का आया था, अब इसकी ही वाहवाही होने लगी थी। क्लास में जैसे हम दोनों के बीच एक मुकाबला सा रहने लगा था। आज टीचर ने कहा था कि क्लास में एक ही हेड मॉनिटर होगा, इसके अलावा और दूसरा कोई नहीं। और फिर चुनाव मेरा और अभिषेक का किया गया था, मगर इसके लिए एक मैथ का टेस्ट रखा गया था। जो भी इस मैथ के टेस्ट में पास होने वाला था, वही कामयाब होता। और मुझे पता हो चुका था कि अभिषेक मैथ में बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट था। मुझे कुछ भी करके उसे आज के टेस्ट में पास होने से रोकना था। ब्रेक के बाद मॉनिटर का चुनाव होना था, मगर उससे पहले ही मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे पूरी बाजी पलट जाती और मेरे हाथ में आ जाती। कुछ ऐसा हो कि अभिषेक क्लास में पहुंच ही ना पाए। मैंने गहरी नज़र क्लास में दाखिल होते अभिषेक के चेहरे पर डाली थी, जो मैथ की किताब का अध्ययन कर रहा था। मैं मुस्कुराकर अपनी जगह पर बैठ गई थी। सब मुझे विश करने लगे थे कि तुम ही जीतोगी, और कुछ दिल ही दिल में अभिषेक के लिए भी दुआ कर रहे थे। अगर मैं क्लास की मॉनिटर बनती थी तो सबको परेशान करने वाली थी, और सबको मालूम था अगर अभिषेक क्लास का मॉनिटर बनता है तो वो सबकी बहुत मदद करने वाला था। वो बहुत ही नरम दिल और बहुत ही अच्छा लड़का था। जैसे ही ब्रेक हुई, वो सबसे पहले वॉशरूम की तरफ गया था, और मुझे इस बात का पहले से पता था कि वो क्लास के बीच में कभी भी वॉशरूम नहीं जाता था, लेकिन जैसे ही क्लास ख़त्म होती थी वो वॉशरूम ज़रूर जाता था। मैं उसे पहले ही वॉशरूम की तरफ भागी थी और नेम प्लेट से चेंज कर दी थी। बॉयज़ की प्लेट गर्ल्स में लगा दी और गर्ल्स की नेम प्लेट बॉयज़ में लगा दी थी। जैसे ही ब्रेक हुआ, मेरी सोच के मुताबिक अभिषेक वॉशरूम गया था और वहीं उसकी अच्छी वाली बेइज्जती होने वाली थी। जैसे ही वो अंदर गया था, मैंने एक पल की देर भी नहीं लगाई थी और नेम प्लेट चेंज कर दी थी, वापस अपनी जगह पर लगा दी थी। अंदर मौजूद लड़कियों ने उसे देखते ही शोर मचा दिया था, जबकि वो बौखला कर बाहर आया था। मैं कुछ ही दूरी पर खड़ी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। चंद पल का खेल था, काया पलट चुकी थी। जिस लड़के की वाहवाही हो रही थी, अब उस पर सब लानतें भेज रहे थे। प्रिंसिपल ऑफिस में उसे बुला लिया गया था, जबकि वो लगातार अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्लेट्स ही बदल दी गई थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जबकि प्रिंसिपल मैडम को इस बात को खोजबीन करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी। उन्होंने अभिषेक को पूरे 1 हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया था, और इस 1 हफ्ते के बीच टीचर ने मुझे मॉनिटर के तौर पर चुन लिया था, क्योंकि उनका सोचना यही था कि एक बदतमीज लड़के को एक ऐसा स्थान देने की ज़रूरत ही नहीं जो वो डिजर्व ही नहीं करता। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता चला गया। 1 हफ्ता ऐसा गुजरा कि पता ही नहीं चला। अगले हफ्ते जब वो स्कूल आया तो नज़रें झुकी हुई थीं, कंधे भी झुके हुए थे। यकीनन वो काफ़ी शर्मिंदा था। उसे देखकर मुझे बहुत हंसी आई थी। जैसे ही वो अपनी जगह पर जाकर बैठा तो वहाँ पहले ही उसके लिए मैंने एक तोहफ़ा रखा हुआ था, और वो तोहफ़ा कुछ और नहीं बल्कि लूजर की चिट थी। वो बस मुझे देख कर रह गया था और मैं मुस्कुराकर टीचर के पास जाकर खड़ी हो गई थी। धीरे धीरे 9th क्लास ख़त्म हो गई थी और उसके नंबर मुझसे बहुत अच्छे आए थे। पूरे स्कूल ने उसकी सराहना की थी। एक बार वो फिर बाजी मार ले गया था
और यही चीज़ मेरा गुस्सा बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, बस वो जो मेरे साथ मुकाबला करता था यही चीज़ मुझे आग लगा देती थी, क्योंकि मेरे सोचने के अनुसार मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। तो फिर इस गरीब लड़के की मेरे सामने औकात क्या थी। मैंने सोच लिया था कि उसे 10वीं क्लास में हराकर ही दम लूँगी, उससे ज़्यादा नंबर हासिल करूँगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इसी बीच मेरे साथ क्या होने वाला था। क्लास का आगाज़ हो चुका था। हर कोई खुश था क्योंकि सबका आखिरी साल था। कुछ उदास थे तो कुछ खुश थे कि इस पिंजरे से आज़ादी मिल जाएगी, और मैं उन छात्रों में से थी जो खुश भी थी और उदास भी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल इस स्कूल में गुजारे थे। कोई आसान बात नहीं थी, जबकि कुछ छात्र अभिषेक जैसे भी थे जिन्हें इस स्कूल में आए 1-2 साल ही हुए थे, इसलिए उन्हें हमारे दर्द की परवाह नहीं थी। क्लास 10th में भी मुझे ही मॉनिटर बनाया गया था, जिसकी वजह से मैं बेहद खुश थी। अभिषेक का भी चुनाव किया गया था। टीचर ने उसे एक बार फिर खड़ा किया था, मगर उसने तुरंत ही मना कर दिया था। उसका कहना था कि मैं क्लास 10th में और मेहनत करके अच्छी कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ। अगर मैं मॉनिटर बन गया तो पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, और इंसान जब किसी पद पर होता है तो उस पर ज़रूरी होता है कि वो अपनी फ़र्ज की जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। जबकि मैं उसकी सोच पर सिर्फ मुस्कुराकर रह गई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा था और मैं जानबूझकर उसे तकलीफ पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। बेवजह उसे जलील करना मेरी आदत सी बन गई थी। उसकी कोई गलती नहीं होती थी, फिर भी मैं उसे क्लास से बाहर निकाल देती थी। कभी कभी मैं उसका लंच जानबूझकर नीचे गिरा देती, हालांकि उसे पता होता था ये हरकत मैंने की है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता था। मेरी ओर बेबस नज़रों से देखकर रह जाता। लंच टाइम में हम लोग मज़े से खाना खाते और वो दूर बैठकर बेबसी से हमें देखता रहता। मेरी वजह से क्लास में किसी और की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे खाने की ऑफ़र करता। तो कभी मैं उसके जूतों का मजाक बनाती जो कि फटे हुए होते थे, तो कभी उसके कपड़ों का मजाक बनाती थी, कभी उसके पुराने बैग को लेकर उसे परेशान करती थी। हमारे बीच ऐसा लगता था जैसे कोई ख़ानदानी दुश्मनी है, और वो दुश्मनी सिर्फ मेरी तरफ से ही चरम पर थी, जबकि वो तो जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझता था। उसका सिर्फ एक ही दोस्त था जिसके साथ वो बैठता था, बातें करता था, अपना हर दुख सुख बोलता था। इसके अलावा उसने किसी से दोस्ती नहीं की थी, और यही एक वजह थी कि पूरी क्लास उससे नफरत करती थी, उससे चिढ़ती थी और मेरा साथ देने के लिए राजी हो जाती थी। आज टीचर्स डे था, इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं, मगर मुझे बिल्कुल चैन नहीं था। हम स्टूडेंट अपनी पसंदीदा टीचर्स के लिए कोई ना कोई तोहफा लाए थे। बेकाबू होकर मेरी नज़र अभिषेक पर गई थी। उसके हाथ में एक मामूली सा गुलाब का फूल था, और मुझे पता था कि वो किसके लिए लाया है। मैंने सोच लिया था आज इसका मजाक कैसे उड़ाना है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था आज के दिन के बाद मेरी ज़िंदगी किस तरह बदलने वाली है। हमारी क्लास की मिस टीना उसकी पसंदीदा टीचर थी। वो उनसे सबसे ज़्यादा लगाव रखता था। जैसे ही वो मिस टीना को फूल देने के लिए खड़ा हुआ, अचानक मैंने उसके रास्ते में अपना पैर अड़ा दिया, और वो तुरंत ही मुंह के बल सबके सामने ज़मीन पर गिर पड़ा। और मैं ज़ोर से ठहाका लगाते हुए बोली, एक 10 रुपये का फूल भी तुमसे नहीं संभाला गया, आगे क्या ही ज़िंदगी संभालोगे। मेरी बात पर सब लोग हंस पड़े थे। सबकी नज़र उसके हाथ में मौजूद फूल पर गई थी, और एक बार फिर हंसी का तूफान उठकर खड़ा हुआ था। टीचर सबको चुप करवाने लगी थीं, मगर मुझे मालूम था कि वो भी मुस्कुरा रही थीं। यकीनन उन्हें इतने छोटे तोहफे की उम्मीद नहीं थी। मुझे पता था कि हमारे स्कूल में मौजूद हर टीचर अमीर थे, और उन्हें बच्चों से महंगे तोहफे की ही उम्मीद थी। मैं उसी पल खड़ी हुई। वो अपने कपड़े झाड़ रहा था और अपना फूल उठाने के लिए झुका था, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसके गुलाब के फूल पर पैर रखकर उसे मसल दिया था, और मिस टीना के सामने कीमती तोहफा पेश करते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा, एक खूबसूरत टीचर के लिए खूबसूरत सा तोहफा। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी थी, और मैंने एक मुस्कुराती हुई नज़र अभिषेक पर डाली थी, जबकि वो खामोश नज़रों से मुझे देखकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया था। मेरा आज का हिसाब चुकता हो चुका था। अब मैंने सोच लिया था कि आज के दिन अभिषेक को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, और ना ही उसकी गरीबी का मजाक उड़ाऊँगी। ये सब कुछ कल से शुरू होगा। लेकिन कुछ देर बाद अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा है। किसी की आंखों की तपिश मेरा वजूद पिघला रही थी। मैंने बेकाबू होकर निगाहें घुमाकर उसे ढूंढना चाहा, मगर कोई भी ऐसा वहाँ मौजूद नहीं था जिसका ध्यान मुझ पर हो। सभी आने वाली टीचर की तरफ देख रहे थे। अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा, और एकदम मेरे पूरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। अभिषेक की जख्मी निगाहें मेरे ही वजूद पर टिकी हुई थीं। मेरा पूरा शरीर कांप गया था, मगर मैं सीधी होकर बैठ चुकी थी।
न जाने क्यों आज मुझे अभिषेक के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने खुद को मजबूत करते हुए फ़ौरन ही सोचा, अगर इसने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं इसे इसकी नानी याद दिला दूंगी। ये जानता नहीं कि दीक्षा आखिर चीज़ क्या है। मगर मुझे मालूम नहीं था कि अभिषेक किस बला का नाम है। जैसे ही छुट्टी का वक्त हुआ, मैं फ़ौरन ही उछलती कूदती क्लास से बाहर आई थी। मेरी आदत में शुमार था कि मैं सबसे आखिर में स्कूल से बाहर निकलती थी। एक तो मेरे सिर पर काफ़ी जिम्मेदारियां थीं। क्लास की मॉनिटर थी तो पूरी क्लास को मुझे ही संभालना पड़ता था। स्कूल के जब सारे बच्चे बाहर नहीं चले जाते थे, मैं नहीं जा सकती थी। सब बच्चों के जाने के बाद मैंने मिस टीना को अलविदा कहा और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे, लेकिन अचानक ही किसी का मर्दाना हाथ मेरे लबों तक आया था। मेरे हलक की चीख किसी ने घोंट दी थी और मुझे खींचते हुए पीछे की तरफ खींचा था। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। मैं हाथ पांव चलाकर उस इंसान को दूर करना चाहती थी, लेकिन वो मुझे घसीटता हुआ स्कूल के पीछे हिस्से की तरफ ले आया था। जैसे ही मैंने उस शख्स का चेहरा देखा तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे खौफ महसूस होने लगा था। मुझे क्लास में ही मालूम हो गया था कि अभिषेक आज हुई बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। उसकी इज्जत पर बात आ गई थी और मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे आज माफ़ करेगा। और मेरे सोचने के ठीक अनुसार उस शख्स ने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे दबोच लिया था। वो मुझे देखते हुए गुस्से से बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का, मेरा मजाक उड़ाने का, हर जगह मेरी बदनामी करने का। मगर आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल बदनामी क्या होती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल बेइज्जती का दर्द आखिर क्या होता है। ये कहते ही उसने अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाए थे, जबकि मेरा दिल धड़कना भूल चुका था। मैं चीखना चाहती थी लेकिन मेरे लब सिल चुके थे। मेरे चीखने का कोई फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि पूरा स्कूल लगभग खाली हो चुका था और ऑफिस भी यहाँ से काफ़ी दूर पर था। मैं फटी फटी निगाहों से अभिषेक को देख रही थी। मुझे अपना आप कांपता हुआ महसूस हो रहा था। आज मैं उसके सामने कमज़ोर और वो बहुत ताकतवर मर्द लग रहा था। न्यूज़ और टीवी चैनल पर घूमने वाली खबरों ने मेरे डर को और भी बढ़ावा दिया था कि किस तरह बदले की आग में जलकर लड़के लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। अचानक ही मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। मैंने उसे कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। जबकि मैं मन ही मन ये ठान चुकी थी कि अगर आज मैं उसकी पकड़ से निकल गई तो उसके साथ कुछ ऐसा करूँगी जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन उसने अपनी गर्दन नामे हिलाई और मुझे देखते हुए बोला, ये मुझे मालूम है कि तुम ये सब क्यों कह रही हो। तुम्हारी आंखें सब बता रही हैं कि तुम्हारे इरादे कितने ख़तरनाक हैं, मगर मैं इन इरादों को मिट्टी में मिलाना अच्छे से जानता हूँ। ये कहते ही उसने मेरे दाएं बाएं अपने हाथ रखे थे। मैं सांस रोके उसे देख रही थी। इस 1.5 साल के दौरान उसने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे ये जाहिर होता कि वो इतना बेबाक है। वो बिना मेरी हालत की परवाह किए हुए मेरी गर्दन पर अपना चेहरा छिपा चुका था। मुझे उसकी दाढ़ी की चुभन अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैं सांस रोके खड़ी थी और अचानक ही मेरा दर्द से बुरा हाल हो गया था। उसने अपने दांत मेरी गर्दन में गड़ा दिए थे। मैं तकलीफ से चीखती से पहले ही उसने मेरी आवाज़ का गला घोंट दिया था। क्या आज ये शख्स मेरी इज्जत को तार तार करने वाला था? क्या आज ये मुझे बर्बाद करने वाला था? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं घुटी घुटी आवाज़ में बोली, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं अब दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। और तभी अचानक उसने अपना हाथ मेरे कमर पर फेरा और ये बेबाक स्पर्श मुझे मारने के लिए काफ़ी था। उसके हाथ मेरी कमर पर बेबाक तरीके से घूम रहे थे और उसके होंठ मेरे गाल पर थे। वो मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी नमकीन हो तो पहले ही तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी बोलती बंद कर देता। ये कहते हुए और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, क्या ख्याल है किसी होटल के कमरे में चलें या फिर यहीं पर शुरू हो जाएं? मैं बिल्कुल स्तब्ध थी। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। डर के मारे मेरी आवाज़ गले में ही बंद हो गई थी। वो बिना सोचे समझे इस बार मेरे होंठों पर झुका था और ये स्पर्श इतना बेबाक था कि मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। वो अचानक ही मेरी धड़कनों को दबोचता इससे पहले ही वो झटका खाकर मुझसे दूर हुआ और मेरे बालों को अपनी मजबूत पकड़ में लेते हुए बोला, मेरी बात अपने इस भेजे में बिठा लेना। मेरा नाम अभिषेक है। मैं खामोश हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरपोक हूँ। मैं सिर्फ इज्जत की खातिर चुप रहता हूँ। हाँ, मैं गरीब लड़का हूँ, लेकिन मुझ में इतनी काबिलियत है कि तुम जैसी घमंडी, खुदगर्ज और अमीर लड़की को अपने कदमों तले रौंद सकता हूँ। लेकिन मुझे एक औरत की इज्जत करना अच्छे से आता है। मैं तुम जैसा बेशर्म इंसान नहीं हूँ जो किसी की इज्जत के साथ खेले।
टॉयलेट की प्लेट्स बदल दो, लूजर की चिट लगा दो, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे बैग्स का मजाक बनाओ, प्यार से दिए गए गुलाब के फूल का मजाक बनाओ। तुम क्या समझोगी एक सच्चे जज्बात को जिसका दिल ही कोरा है? तुम एक बहुत ही गिरी हुई लड़की हो जिसे सिर्फ अपनी ही परवाह है। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना। अचानक उसने मेरा जबड़ा अपनी मजबूत पकड़ में थाम लिया था और मेरी आंखों में देखते हुए गुस्से से गुर्राया। ये जो तुम खूबसूरत चेहरा लिए फिरती हो ना, ये हर जगह काम नहीं आता। जब भविष्य में तुम्हारी कहीं शादी होगी तो याद रखना, ये खूबसूरत चेहरा तलाक का धब्बा अपने चेहरे पर लगाएगा। क्योंकि मर्द को बदसूरत बीवी कबूल होती है लेकिन बदजुबान नहीं। ये कहते ही उसने मुझे झटके से छोड़ा था और मैं दीवार के सहारे खुद को संभाल पाई थी। वो मुझे वहीं तन्हा छोड़कर लंबी लंबी चाल से चला गया था और मैं वहीं दीवार के सहारे बैठती चली गई थी। मैं गहरी सोच में पड़ चुकी थी। मेरे कानों में लगातार एक ही बात गूंज रही थी कि मर्द बदसूरत बीवी बर्दाश्त कर लेता है लेकिन बदजुबान बीवी नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और घर की राह ली थी। बालों की मदद से अपनी गर्दन पर मौजूद उस निशान को छुपा लिया था। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मेरे जिस्म का रोम रोम कांप रहा था, मगर मुझे नहीं पता था कि इस दिन मैं किस हद तक बदल जाऊंगी। एक लम्हे के लिए भी मुझे यह एहसास नहीं हुआ था कि उसने मेरे साथ क्या किया है, बल्कि मैं उसके अंदाज और उसकी बातों को ही सोचती जा रही थी। मुझे तो अभिषेक से नफरत महसूस होनी चाहिए थी। उसके खिलाफ प्रिंसिपल से कंप्लेंट करनी चाहिए थी। अपने पापा को बताना चाहिए था, वो उसके होश ठिकाने लगा देते। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं घर आकर आईने के सामने आकर खड़ी हो गई थी और अपने आप को निहार रही थी। मेरे हाथ खुद ब खुद मेरे होंठों पर जाकर टिक गए थे जहाँ पर अभिषेक ने अपने होंठ रखे थे। होंठों से होते हुए मेरे हाथ मेरी गर्दन पर गए थे। मैंने अपने बाल हटाए जहाँ अभिषेक ने अपने दांत गड़ाकर वहाँ पर गहरा जख्म का निशान बना दिया था। हल्का सा खून भी वहाँ से रिस रहा था, लेकिन मुझे उसमें दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि एक अजीब सा सुरूर था, नशा था जो मेरी नस नस में समा गया था। दोपहर से शाम हो गई थी और शाम से रात, मगर मेरा हाल बिल्कुल एक जैसा था। और अब रात के दूसरे पहर मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास हो चुका था कि मैं उस इंसान से इश्क कर बैठी हूँ। तभी तो हर वक्त मैं उस पर नज़र रखती थी कि वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है। और ये बात हकीकत थी। जब वो स्कूल नहीं आता था तो मेरी नज़रें उसे ढूंढती थीं, उसी पर टिकी रहती थीं। और आज उसका करीब आकर मेरे जज्बात को भड़का देना मेरे दिल में उसकी मोहब्बत जगा गया था। उसकी बातें मेरे दिल को लगी थीं और मैं इस अमीर और गरीब के फ़र्क को भूल चुकी थी। काफ़ी देर तक मैं वहीं छत पर बैठी रोती रही और उसके बाद नीचे आकर बिस्तर पर ढेर हो गई। अगली सुबह मुझे 102 बुखार हो गया था, जिसकी वजह से मैंने स्कूल की छुट्टी कर ली थी। मैं 3 दिन की स्कूल से छुट्टी ले चुकी थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसका सामना करती, और मेरे सोचने के बिल्कुल उलट 3 दिन बाद उसका माफ़ीनामा मेरे पास पहुंच चुका था। उसने शर्मिंदगी का इजहार किया था और साथ में मेरी खैरियत भी पूछी थी, जबकि मेरी तो खुशी के मारे बाँछें खिल उठी थीं। मैंने फ़ौरन ही उसे जवाब दिया और साथ में अपनी तरफ से भी माफ़ी मांगी थी। मुझे मालूम नहीं था कि वो हादसा मेरी ज़िंदगी पर इस तरह असर डालेगा कि मैं उससे मोहब्बत कर बैठूंगी। मैं 3 दिन बाद स्कूल गई थी तो वो मेरे सामने शर्मिंदा शर्मिंदा सा खड़ा था। कहने लगा, दीक्षा मुझे माफ़ कर दो। उस दिन मुझे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था और तुम्हारे साथ इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन मेरे इरादे गलत नहीं थे। मुझे माफ़ कर दो। मैं तो उसे न जाने कब का माफ़ कर चुकी थी, बल्कि मैंने तो कभी उस पर गुस्सा ही नहीं किया था। उसने मेरी गर्दन से बाल हटाकर अपने लगाए हुए जख्म को देखा था, जो अब काफ़ी हद तक भर चुका था। जख्म को देखकर वो फिर से शर्मिंदगी से भरने लगा था। फिर उसने खुद अपने हाथों से मेरे उस जख्म पर दवा लगाई थी और मैं अंदर तक निहाल हो गई थी। जी चाहा ये पल यहीं पर थम जाएं। उसकी नज़रें मेरे जख्म पर थीं और मेरी नज़र उसके चेहरे पर थी। कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, कितना मासूम चेहरा था। ये आज से पहले मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया था। आज मुझे अभिषेक पर ढेर सारा प्यार आ रहा था। जी चाह रहा था कि मैं उसकी बाहों में समा जाऊं और ये पल यहीं थम जाए। अच्छा लो, मैंने दवा लगा दी है, जल्दी ही जख्म भर जाएगा और मैं तुमसे एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ। उसकी आवाज़ ने मुझे होश की दुनिया में वापस लाया था। मैं जल्दी से हड़बड़ाकर सीधी हुई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा था और हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमने लड़ना झगड़ना बिल्कुल छोड़ दिया था। मॉनिटर का बैज भी मैंने मैम को वापस कर दिया था कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ मैं मुकाबला करना चाहती थी अब वही मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हमारा 10th कुछ महीनों बाद पूरा हो गया था और हम दोनों के नंबर बिल्कुल एक जैसे आए थे। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत खुश थे। उसने कई बार इस बात का इजहार भी किया था और फिर हमने मिलकर ये फैसला लिया हम दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे।
हम दोनों रोज़ एक साथ ही कॉलेज जाते थे। मैं चाहती तो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकती थी, मगर सिर्फ उसकी खातिर मैंने एक साधारण कॉलेज में एडमिशन लिया था, क्योंकि मुझे पता था वो ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। कई बार मैंने उसे ऑफ़र भी किया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया था। उसका कहना था कि दोस्ती के बीच पैसा नहीं आना चाहिए, दोस्ती ख़राब होती है। मुझे उसकी ये सोच समझ नहीं आती थी। मैंने आज तक अभिषेक को ये जाहिर नहीं होने दिया था कि मैं उससे मोहब्बत कर बैठी हूँ। मैं कभी कभी अपने जज्बात का इजहार करने की कोशिश करती थी, मगर उसका रुझान सिर्फ पढ़ाई पर था। वो केवल और केवल अपना करियर बनाना चाहता था। उसका कहना था कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, अगर वो कॉलेज तक आया है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से। और जब मैं एक दिन उसके घर गई थी तो मैंने उसके हालात देखे थे और मुझे उसकी गरीबी का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। मैं चाहती तो अपने कदम वापस ले सकती थी, लेकिन अब मैं इश्क में उस मुकाम पर थी जहां वापसी की कोई गुंजाइश नहीं थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था, हम दोनों का कॉलेज भी पूरा हो गया था और अब हमने साथ ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। कभी कभी मैं डर जाती थी कि अगर अभिषेक के दिल में कोई और लड़की आ गई तो मैं क्या करूँगी। मुझे अभिषेक को अपनी हालत के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मैं अपना एक अच्छा दोस्त न खो दूँ। मेरे पापा मेरे लिए अच्छे रिश्ते तलाश करने लगे थे, और जब उस दिन मैंने अभिषेक को बताया कि पापा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं तो एक पल के लिए वो चुप हो गया था। वो वहाँ से उठकर जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, अभिषेक, जो दिल में हो उसे ज़बान पर लाना चाहिए, वरना देर हो गई तो हाथ कुछ भी नहीं आएगा। मैं जानती थी अभिषेक मुझसे मोहब्बत तो करता है, लेकिन इजहार करने से डरता था, और मेरी इतनी हिम्मत बढ़ाने पर वो मेरे सामने आकर बैठ गया था। आंखों के किनारे उसके गीले हो चुके थे। कहने लगा, दीक्षा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुमसे इजहार करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे और अपने बीच का अंतर अच्छे से पता है। मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकता। तुम आसमान का चांद हो और मैं ज़मीन की खाक हूँ, हमारा मेल नहीं हो सकता। तुम्हारे पापा मुझे कभी दामाद के रूप में नहीं अपनाएंगे। और मैं तो अभिषेक की इजहार मोहब्बत पर खिल उठी थी, अचानक ही उसकी बाहों में लिपट गई थी। मैंने कहा, अभिषेक, कितनी देर लगा दी तुमने ये कहने में कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं कब से तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहती थी। मैंने कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं पापा को रोक कर रखूँगी। जब तुम इस काबिल हो जाओ कि मेरा हाथ पापा से मांग सको तो आ जाना। मेरे पापा पैसे से ज़्यादा टैलेंट को ऊपर रखते हैं, और तुम्हारे अंदर कुछ करने का जुनून भरा हुआ है। मेरे पापा तुम्हारे रिश्ते को मना नहीं करेंगे। और अगले दिन जब पापा ने मेरी शादी की बात की तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि मैं शादी अपनी पसंद से करूँगी, और मेरे रिश्ते के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वे मेरे बारे में अच्छी तरह से जानकार थे। उन्होंने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भी मिडिल क्लास परिवार में नहीं करूँगा, जबकि मैंने उस समय खामोश रहने में ही समझदारी जानी थी। मुझे पता था अभिषेक एक टैलेंटेड लड़का है, वो कुछ ना कुछ करके एक दिन खुद को ज़रूर कामयाब करेगा, और मेरी सोच के मुताबिक उसने वो कर दिखाया था। यूनिवर्सिटी का अंत होते ही उसे स्कॉलरशिप मिल गई थी और वो बाहर चला गया था। उसने मुझसे वादा लिया था कि वो लौट कर आएगा, बस मुझे कुछ साल इंतज़ार करना है। एयरपोर्ट पर उसने मुझे प्रपोज किया था और मुझसे वादा लिया था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी मंजिल पूरी होने वाली है। उसके जाते ही पापा ने मुझ पर शादी का दबाव डाल दिया था, मगर मैं साफ साफ कह चुकी थी कि मैं शादी सिर्फ और सिर्फ अभिषेक से करूँगी। और जब पापा को ये बात पता चली कि वो बाहर गया है तो वो कुछ पल के लिए रुक गए थे, और लगभग 5 साल बाद वो लौटा था। उसे देखकर मैं अपनी जगह जमकर रह गई थी। उसकी पर्सनालिटी में ऐसा निखार आया था कि मैं हैरान रह गई थी। इन 5 सालों के अंतराल में एक भी दिन ऐसा नहीं था जिसमें मैंने अभिषेक से संपर्क न किया हो। वो तो वीडियो कॉल से भी ज़्यादा हकीकत में खूबसूरत हो गया था। उसने आते ही मुझे सीने से लगा लिया था और सबके सामने ही मुझे डायमंड रिंग पहनाई थी। मैं तो खुशी से निहाल हो गई थी। उसने वाकई खुद को बना लिया था और अपने वादे के अनुसार मुझे अपना भी लिया था। लोगों ने मुझसे कहा था कि अभिषेक तुम्हें धोखा देगा, क्योंकि स्कूल की मोहब्बत कामयाब नहीं होती, वो सिर्फ बचपना होती है। मगर अभिषेक ने हमारी मोहब्बत को पूरा किया था और हमारी मोहब्बत को अमर भी कर दिया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी दीक्षा और अभिषेक के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए दोस्तों अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आपके नाम की स्टोरी भी लेकर ज़रूर आऊँगी।